गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपने दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करी होगी। चलिए अपने करंट अफेयर्स को दोबारा से रिज्यूम करते हैं। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 16th ऑफ नवंबर पे हम पहुंच चुके हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑन इंडिया रैंक 577। और इस वीडियो के अंदर द हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस के जो करंट अफेयर्स हैं उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जाएगा। चलिए टॉपिक्स जान लेते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देन नेक्स्ट हमारा डिस्कशन जो रहने वाला है वो इजराइल के बारे में रहेगा। इसके बाद एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बारे में जानेंगे। एक क्वेश्चन पर्सनैलिटी के ऊपर भी है। स्पुतनिक 5 के ऊपर आर्टिकल्स दिए गए थे उसके ऊपर भी एक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। यूएन पीस कीपिंग मिशन के बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पे सफर के बारे में डिस्कशन करते हुए ब्रेक्सिट डील के बारे में जानेंगे। एक क्वेश्चन एमसीक्यू मस्की के ऊपर है एंड देन टाइप्स ऑफ बेल्स को भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी आपका डाउट होता है तो टेलीग्राम के ऊपर मुझे अप्रोच कर सकते हैं @prince_luthra के ऊपर। यहां पे आपके प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू को लेकर कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई टू यू। चलिए नए मेंबर्स को जिन्होंने दिवाली टाइम पे हमें ज्वाइन किया वेलकम कर लेते हैं। तो जूही श्रीवास्तव, डीएनकेपी, सोनू तिवारी, श्वेता श्रीवास्तव, सुष्मिता प्रधान, अनुदीप, सतीश बी, विकास, कमलेश, धीरेन्द्र, ईशान, एम कल्याण, अजय नायर, अंकुर पांडे, सुनील कुमार दास एंड आरिफ ने हमारी जो वीडियो सीरीज है टेस्ट सीरीज के साथ साथ उसको ज्वाइन किया है। सो वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। जो यूपीएससी की मॉक टेस्ट सीरीज है 2021 के लिए, उसका जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है उसे आप यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और exam.netmock.com पर भी डायरेक्टली जाके हिंदी और इंग्लिश में आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और ऑल इंडिया रैंकिंग अपनी देख सकते हैं। चलिए आप में से काफी सारे लोगों ने जो टेस्ट सीरीज एंड वीडियो सीरीज थी दिवाली टाइम में उसे दिवाली 50 कोड करके सब्सक्राइब किया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स इसे नहीं सब्सक्राइब कर पाए फॉर वन रीजन और द अदर। उनकी तरफ से रिक्वेस्ट है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए ताकि वो लोग भी इसको सब्सक्राइब कर पाए। इसी वजह से जो 14 तारीख तक हमने 14 नवंबर तक रात को 12 बजे तक जो हमने इसका टाइम पीरियड रखा था दिवाली 50 कोड का, उसे एक्सटेंड करके 17 नवंबर तक कर दिया गया है। तो जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना रह गया है वो 17 नवंबर तक कोई भी सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं मार्किंग स्कीम के ऊपर जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको 6 या 6 से ज्यादा एमसीक्यूज जो हैं वो करेक्ट करने टू बी इन द सेफ जोन। अगर 6 से कम एमसीक्यूज आपके करेक्ट होते हैं तो दोबारा से आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा क्वेश्चंस को और देन कोशिश करिएगा कि 6 से ज्यादा आपके मार्क्स हैं। देन नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो 10 आउट ऑफ 10 आने चाहिए। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आरसीईपी न्यूज में था अभी। आरसीईपी को लेकर पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट एम्स टू कवर द ट्रेड इन टेक्निकल कॉपरेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो इसके अंदर क्या कवर किया जाता है? इसके अंदर टेक्निकल कॉपरेशन के अंदर ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को कवर किया जाता है। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ आरसीईपी। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इट्स अदर मेंबर्स इंक्लूड्स आसियान एंड जापान। जापान और आसियान इसके मेंबर्स हैं। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए 15 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड ब्लॉक ऑन संडे। तो अभी संडे को हुआ क्या है? बेसिकली दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेड डील जो है वो करी गई है किसके द्वारा? इन द 37th आसियान समिट के अंदर, जो कि कल दिवाली वाले दिन हुई थी। 37th आसियान समिट के अंदर ये जो डील है करी गई है। इसके अंदर आयरोनिकली चाइना और जापान दोनों ही हैं जो अभी तक एक दूसरे के बिल्कुल एंटी रहते थे। तो चाइनीज एंड जापानीज दोनों ही इस डील के अंदर आए। फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना एंड जापान रीच्ड अ बायलैटरल टैरिफ रिडक्शन अरेंजमेंट, जिसको कि एक हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू भी माना जा सकता है। ठीक है, इंडिया इसमें मेंबर नहीं है क्योंकि इंडिया ने आरसीईपी के अंदर 2019 नवंबर में, मतलब एग्जैक्टली इसी महीने में पिछले साल इससे ड्रॉप आउट कर दिया था। ठीक है, सो इंडिया इज नॉट द मेंबर, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर किया क्या जाता है? देखिए आरसीईपी के अंदर मेन काम जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव हाई क्वालिटी म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ऊपर ध्यान दिया जाता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी एक कंपोनेंट इसके अंदर दिया गया है। तो बेसिकली ट्रेड रिलेटेड है, ट्रेड से मिलती जुलती चीजें जो है वो इसके अंदर डिस्कस करी जाती हैं, लेकिन साथ में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। क्या इसमें आसियान और जापान मेंबर है? देखिए जापान तो मैंने आपको बता ही दिया, चाइना और जापान तो है ही इसके अंदर, आसियान भी इसके अंदर, आसियान कंट्रीज भी इन्वॉल्व रहती है। जो इंडिया है स्टार्टिंग से आरसीईपी के अंदर था लेकिन 2019 में ड्रॉप आउट किया। इंडिया का कहना यह था कि इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से सबसे पहले तो चाइनीज का फायदा सबसे ज्यादा होने वाला है। हमारे पास टैरिफ डिफरेंशियल होना चाहिए, मतलब जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं वो अलग अलग लगाए जा सकते।
जैसे कि अगर इंडिया को पता है, मान लीजिए यहां पे इंडिया है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, यहां चाइना है, चाइना के साथ पहले ही चाइना का बहुत ज्यादा जो सामान है वो इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है, काफी सस्ते दामों पर मिलता है, और इंडिया का जो सामान है वो काफी कम चाइना में जाता है, और इस वजह से ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जो हमने पैसा ये जो इंपोर्ट किया इसके बदले चाइना का देना है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट हमारा जो उधार है वो चाइना के प्रति इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर हम आरसीईपी के अंदर रहते तो फर्दर 80 to 90% ड्यूटी जो है चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर वो फर्दर डाउन हो जाती, चाइनीज प्रोडक्ट्स और भी सस्ते हो जाते, इस वजह से ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जाता और इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट था वो हमारा काफी बढ़ जाता, और जो हमारा आत्मनिर्भर होने का जो सपना है वो भी कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाता अगर आरसीईपी को साइन कर लिया जाता और या फिर इंडिया के द्वारा इसे ज्वाइन कर लिया जाता। इसी चीज से बचने के लिए ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर इसे ऑप्ट आउट किया था, विच वॉज ए गुड डिसीजन। अभी ये देखना होगा कि बाकी सारी कंट्रीज इवन तो नहीं बोल रही हैं चाइनीज के इन्फ्लुएंस के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी ये रियलाइज हुआ है कि ये जो पूरा का पूरा आरसीईपी है ये चाइना सेंट्रिक है, चाइनीज सेंट्रिक है, क्योंकि इससे चाइनीज इकोनॉमी को ही ज्यादा से ज्यादा फायदा होने वाला है। चाइनीज गुड्स जो है अब उनकी कंट्रीज के अंदर फ्लड होना शुरू हो जाएंगे, चाइनीज गुड्स उनकी कंट्री के अंदर अब इंपोर्ट होना काफी सस्ते दामों में शुरू हो जाएंगे, और उनकी खुद की इकोनॉमीज में जो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए वो नहीं होगी। इस वजह से जो डिपेंडेंस है उनकी चाइना के ऊपर वो काफी इंक्रीज होने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा, बी होगा, तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाएंगी। इंडिया इज ड्रॉप्ड आउट, ये मैंने आपको बता दिया था, दीज आर द मेंबर कंट्रीज। तो इसमें आसियान है और प्लस 6 मेंबर्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, देखिए 10 मेंबर्स जो है वो तो आपके आसियान के हो गए इसके अंदर, साथ में ही ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड इसके अंदर हुआ करते थे, जिसमें से इंडिया ने ड्रॉप आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिकली दो यहां पे स्टेटमेंट दे रखी है और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है गाजा स्ट्रिप टच द जॉर्डन, गाजा स्ट्रिप जो है वो जॉर्डन को टच करती है, बेसिकली मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। वेस्ट बैंक टच मेडिटेरेनियन सी, वेस्ट बैंक जो है वो मेडिटेरेनियन सी को टच करता है। सोचिए फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो यहां पे इजरायली मिलिट्री ने अभी रिसेंटली हमास जो है, हमास आपको पता होगा, हमास जो है इट्स अ पैलेस्टीनियन सुन्नी इस्लामिक ग्रुप, और यहां से बेसिकली गाजा स्ट्रिप से हमास ने 2 जो रॉकेट्स थे वो यहां पे फायर किए थे इजरायली सिटी के अंदर, और इजरायली मिलिट्री ने हमास के टारगेट्स को यहां पे स्ट्रक डाउन किया है गाजा स्ट्रिप के अंदर। तो यहां पे आप जानते हैं पैलेस्टीन को लेके और इजराइल को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलता रहता है। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट काफी क्वेश्चन है, इसमें पैलेस्टीनियन को सपोर्ट किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, इवन दो इजराइल के साथ भी हमारे रिलेशंस जो है वो काफी अच्छे रहे हैं। तो हो सकता है आपसे भी इंटरव्यू में पूछा जाए कि आप किस यहां पे कंट्री की साइड लेते हैं, कि आप पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करते हैं या फिर इजराइल को सपोर्ट करते हैं। तो आपका भी जो आंसर होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए। आप पैलेस्टीनियन राइट्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते, पैलेस्टीनियन राइट्स को तो सपोर्ट आपको करना ही पड़ेगा। एट द सेम टाइम जो इजरायली राइट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं आपको जगह देनी पड़ेगी। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी बैलेंस्ड जब आप मेंस का आंसर लिखते हैं। एट द सेम टाइम जब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है तो वहां पर भी आपको बैलेंस्ड आंसर देना पड़ेगा, सभी के ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए। ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहां पे लोकेशन दिखा देता हूं। तो यहां पे जो गाजा स्ट्रिप है, यहां से हमास ने 2 रॉकेट्स जो थे इजरायली सिटी को टारगेट करते हुए लॉन्च करे थे, और इजराइल ने यहां पे रिटेलिएशन जो है वो अपना दिखाया है, और हमास के जो टारगेट्स थे और जो टारगेट लोकेशन थी उसको स्ट्रक डाउन किया है यहां पर। ठीक है, अब आते हैं, देखिए गाजा स्ट्रिप जो है क्या वो जॉर्डन को टच कर रही है? नहीं, देखिए गाजा स्ट्रिप तो मेडिटेरेनियन सी को टच कर रही है, रादर वेस्ट बैंक जो है वो जॉर्डन को टच कर रही है। तो दोनों ही जो यहां पे स्टेटमेंट थी आपको स्वैप करके दे रखी थी, इस वजह से दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी गलत हो जाती हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना था कि करेक्ट कौन सी है, आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। कोई भी स्टेटमेंट यहां पर सही नहीं है दोनों में से। मैप की लोकेशन, यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी की फेवरेट लोकेशन है। जो गोलान हाइट्स हैं वो किसको टच कर रही है, लेबनान किसको टच कर रहा है, इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप की लोकेशन को लेके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एनएलसी के बारे में है। पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनएलसी इंडिया लिमिटेड। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। एनएलसी अभी रिसेंटली न्यूज में थी, क्यों थी वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। इट इज अ मिनी रत्ना कंपनी। क्या ये मिनी रत्ना कंपनी है? इट वर्क्स इन थर्मल पावर जनरेशन। तो यहां पे थर्मल पावर जनरेशन के कंसर्निंग काम किया जाता है। इट कम्स अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ये अंदर आती है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड, दैट इज एनएलसीआईएल, एक नवरत्न कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आती है। इसने अभी एक काफी डिक्लाइन दिखाया अपने नेट प्रॉफिट्स के अंदर।
इस वजह से ये न्यूज में थी। बट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसकी वजह से क्वेश्चन बनाया गया, कि आपको मिनी रत्ना क्या होता है, नवरत्न क्या होता है, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पे सबसे पहले तो मिनी रत्ना है, ये तो स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि इट्स अ नवरत्न कंपनी। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आती है। बट यस, इट इज रिलेटेड टू थर्मल पावर जनरेशन। वैसे भी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट देखते तो आपको समझ में आ जाता कि दोनों तो करेक्ट हो ही नहीं सकते। इट्स अ नवरत्न कंपनी जिसको 1956 में बनाया गया था, इनकॉर्पोरेट किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। तो पीएसयूज की कैटेगराइजेशन जैसे कि महारत्न कंपनीज हो सकती है, जिसमें एनटीपीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया। सिमिलरली नवरत्न कंपनीज होती है जिसमें बीपीसीएल हो गया। मिनी रत्न होती हैं जैसे कि डब्ल्यूआई एंड बीएसएनएल। महारत्न का मैं आपको एक बार क्राइटेरिया और जो कैटेगराइजेशन है वो बता देता हूं। तो महारत्न के लिए एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 25,000 करोड़ होना चाहिए लास्ट 3 सालों के अंदर। एवरेज एनुअल नेटवर्थ जो है वो 15,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए पिछले 3 सालों में। और इसी तरीके से एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट टैक्सेशन के बाद जो है वो 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो इसी तरीके से जो आपकी नवरत्न कंपनीज होती है और मिनी रत्न कंपनीज होती है, उनके भी क्राइटेरिया जो है आप वेबसाइट्स के ऊपर देख सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो बेसिकली आपको पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन दिया है और 4 पर्सनैलिटीज के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि ये जो तीनों बातें, जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, किसके बारे में? पहली कहती है स्टेटमेंट, ही लेड द रिबेलियन दैट केम टू बी नोन एज उलगुलन रिवोल्ट। तो इस व्यक्ति के द्वारा जो भी रिवोल्ट या रिबेलियन चलाया गया था उसे उलगुलन रिवोल्ट का नाम दिया गया था। ही ऑर्गेनाइज मासेस टू स्टॉप पेइंग डेट्स, इंटरेस्ट टू मनी लेंडर्स एंड टैक्सेस टू ब्रिटिशर्स। तो इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ने, इस व्यक्ति ने कहा था कि मनी लेंडर्स को आप इंटरेस्ट पे करना बंद करिए, ऐसा लोगों को कहा गया था, मासेस को कहा गया था, और यह कहा गया था कि ब्रिटिशर्स को टैक्सेस देना आप रोक दीजिए। ही फॉर्म 2 मिलिट्री यूनिट्स, 2 मिलिट्री यूनिट्स को भी इन्होंने बनाया था। तो क्या हम मंगल पांडे की बात कर रहे हैं, लाला लाजपत राय की, बिरसा मुंडा की, या फिर सूर्य सेन की? सोचिए। चलिए, तो अभी नवंबर 15 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी ट्रिब्यूट्स जो हैं वो ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा को पे किए हैं। नवंबर 15 को उनकी होती है बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, और यहां पे उनके कंट्रीब्यूशन को, फ्रीडम मूवमेंट को, फ्रीडम स्ट्रगल में उनकी कंट्रीब्यूशन को और ब्रिटिशर्स का जो उन्होंने अपोजिशन किया उसके अंदर उनका, बिरसा मुंडा का क्या कंट्रीब्यूशन था, उसके बारे में बात करी गई। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये ट्रिब्यूट्स पे करी है तो इस वजह से ये पूरा एरिया एग्जाम के प्रति इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे भी काफी सारे लोगों ने स्पेक्ट्रम एमसीक्यूज जो है वो सीरीज जो है उसको आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, और वहां पर भी हमने बिरसा मुंडा और उनके उलगुलन रिवोल्ट के ऊपर एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस किया और पूरा टॉपिक भी डिस्कस किया है। तो यहां पे हमारा जो आंसर है वो किसके बारे में है? सी, बिरसा मुंडा के बारे में है। उन्होंने ही यहां पे जो उलगुलन रिबेलियन था उसको स्टार्ट किया था और कहा था कि ब्रिटिशर्स को आप जो टैक्सेस दे रहे हैं वो देना बंद करिए। ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर कुछ और चीजें भी मैं आपको बताऊं अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले, तो कुछ चीजें इस तरीके से डिस्कस करी जा सकती हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में। तो उनका जो जन्म हुआ था 1875 में हुआ था और उन्हें धरती अब्बा कह के भी रेफर किया जाता था। धरती अब्बा मतलब, धरती मतलब अर्थ, अब्बा मतलब फादर। तो फादर, अर्थ फादर या फादर ऑफ अर्थ के तौर पे भी उनको रेफर किया जाता है। उलगुलन रिवोल्ट या फिर जिसको कुछ लोग मुंडा रिबेलियन कहते हैं, उनके लिए भी उनका नाम एसोसिएट किया जाता है। उन्होंने मासिस को कहा कि आप लोग ब्रिटिशर्स को टैक्सेस देना बंद करिए, लैंडलॉर्ड्स को उनके जो इंटरेस्ट है वो देना बंद करिए। और जो पूरे रिवोल्ट्स के सीड्स थे, जो बीज थे, वो उन्होंने डाले, जो बाद में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट बनकर निकल के आया। ध्यान रखिएगा। 2 मिलिट्री यूनिट्स थी उनकी, 1 फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग एंड आर्म्ड स्ट्रगल, और दूसरी जो थी वो प्रोपेगेंडा के लिए थी। तो 2 यूनिट्स को किस तरीके से यूज करते थे वो? एक को आर्म्ड स्ट्रगल के लिए और दूसरी को यूज करते थे प्रोपेगेंडा के लिए। तो ये जो 2 यूनिट थी इसको अच्छे से यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्पुतनिक 5 वैक्सीन को लेकर है। पूछा गया इस वैक्सीन के ऊपर 3 स्टेटमेंट्स बनाइए, आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट है। पहली कहती है इट इज नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट आर्टिफिशियल मून ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसका जो नाम है पहली आर्टिफिशियल मून सैटेलाइट के नाम के बाद रखा गया है, उसी के ऊपर रखा गया है। द वैक्सीन इज बेस्ड ऑन द डीएनए ऑफ SARS-CoV-2 टाइप एडिनोवायरस, अ कॉमन कोल्ड वायरस। जो वैक्सीन है किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन डीएनए ऑफ SARS-CoV-2 टाइप एडिनो वायरस के ऊपर बेस्ड है ये, जो कि एक कॉमन कोल्ड वायरस है। वैक्सीन इज टू बी एडमिनिस्टर इन 2 डोजेस। इसको 2 डोजेस के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है, दिया जाता है। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे।
चलिए, तो सबसे पहले स्पुतनिक 5 के नाम के ऊपर, स्पुतनिक बेसिकली आपको पता है कि रशिया का एक मिशन था, बट किस चीज से रिलेटेड था? द वैक्सीन हैज बीन कॉल्ड स्पुतनिक 5 नेम्ड आफ्टर फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट। पहली आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट थी स्पुतनिक फर्स्ट, जिसको कि सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था और उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया। सो इट वाज नॉट मून ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इट वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी हो गई इनकरेक्ट। न्यूज में क्यों था? क्योंकि देखिए रिसेंटली फर्स्ट बैच ऑफ स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है वो कानपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर आ रहा है फॉर फेज 2 एंड फेज 3 ट्रायल्स। फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स के लिए इसे लाया गया है कानपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर, इस वजह से ये न्यूज में था। तो यस, ये जो है एडिनो वायरस के ऊपर बेस्ड करती है, जो कि एक कॉमन कोल्ड वायरस है। तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी करेक्ट हो जाती है और इस वैक्सीन को 2 डोजेस के अंदर दिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी सेकंड थर्ड करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, बिफोर दैट, प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो गाइडेंस प्रोग्राम है, आप जानते हैं कि उसके अंदर आपको काफी सारी वीडियो सीरीज जो है वो मिलने वाली है। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है और आपको इंटरव्यू तक गाइडेंस जो है वो मिलने वाली है। एंड द वैलिडिटी पीरियड फॉर दिस कोर्स इज 2 years, ताकि इंटरव्यू तक आपको परेशानी ना रहे, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू, आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वो आपको कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड कराई जा सके। और अभी दिवाली 50 का जो 50% डिस्काउंट चल रहा है, अगर आप दिवाली 50 कोड यूज करते हैं उसको भी आप अवेल कर सकते हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 2 और दिनों के लिए रहने वाला है, आज के लिए और कल के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यूएन पीस कीपिंग के बारे में पूछा गया। यूएन पीस कीपिंग के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट हेल्प्स पुअर कंट्रीज टू नेविगेट द डिफिकल्ट पाथ फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू पीस। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है किसको? पुअर कंट्रीज को, ताकि वो डिफिकल्ट पाथ से पीस की तरफ आ सके, कॉन्फ्लिक्ट से पीस की तरफ आ सके। इट इज लेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पीस एंड ऑपरेशन ऑफ यूएन। डिपार्टमेंट ऑफ पीस एंड ऑपरेशन जो कि यूनाइटेड नेशन का एक डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा इसे लीड किया जाता है। थर्ड, इंडिया इज फॉलोड बाय पाकिस्तान एंड इथियोपिया इन द नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस टू यूएन ऑपरेशन। अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन के नंबर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा नंबर किसका रहा है? इंडिया का, उसके बाद पाकिस्तान का और फिर इथियोपिया का। सोचिए इसके बारे में, फिर इसको डिस्कस किया जाएगा। चलिए, तो इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ही कोशिश करें कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को यूएन पीस कीपिंग के अंदर किसी तरीके की ट्रेनिंग जो है वो दी जा सके। ठीक है, तो यहां पे इस वजह से ये न्यूज में था। अब हम चलते हैं अपनी स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो यस, यूएन पीस कीपिंग, नाम में ही पीस कीपिंग है, किस तरीके से पीस को मेंटेन किया जा सकता है, तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट से पीस की तरफ हम कैसे जा सकते हैं, इसके ऊपर ये पुअर कंट्रीज को हेल्प करी जाती है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पीस एंड ऑपरेशन इन्वॉल्व रहता है, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर आता है और उसी के द्वारा इसे लीड किया जाता है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो किसका रहा है? इथियोपिया का। ठीक है, सेकेंड नंबर पे देखेंगे जो नंबर ऑफ मिलिट्री एंड पुलिस कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है इंडिया का। इंडिया का नंबर दूसरा है। तीसरा नंबर जो है वो है पाकिस्तान का। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें मिलिट्री एंड पुलिस कंट्रीब्यूशन यूएन ऑपरेशन के अंदर, उसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर जो है वो किस कंट्री का रहा है, तो इस तरीके से रैंकिंग है, आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं क्योंकि इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है, इस वजह से भी इंडिया कहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पीस कीपिंग ऑपरेशन होते हैं तो हमारे यहां से ये मेल है, फीमेल एंड टोटल 7678 वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे द्वारा दिया जाता है। बात भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सफर को लेकर है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर नॉट मेंशन इन सफर। सफर के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स जो है वो मेंशन नहीं करेगा। बेसिकली आपको पता है कि सफर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिसको मेजर करता है। तो यहां पे पूछा गया कि बताइए किसको मॉनिटर नहीं किया जाता? बेंजीन को, ओजोन को, मर्क्यूरी को। सोचिए। चलिए देखिए, सफर के द्वारा तीनों को ही मेजर किया जाता है, चाहे वो बेंजीन हो, ओजोन हो या फिर मर्क्यूरी हो, तीनों को ही मेजर किया जाता है। इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। नॉट मॉनिटर्ड, नो, नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे के सारे ही मॉनिटर किया जाता है। डबल नेगेशन का क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़िएगा, फिर समझ में ये अच्छे से आएगा। न्यूज में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली दिल्ली हाइट्स ने दीपावली के अंदर जो यहां पे बैन लगाया गया था फायर क्रैकर्स को बस्ट करने के लिए, उसको वायलेट किया और द ओवरऑल एयर पोल्यूशन जो था सिटी के अंदर वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। ऐसा कहा जा रहा है अबाउट 8 टाइम्स जो हमारी सेफ लिमिट हुआ करती थी उससे 8 टाइम्स ज्यादा हो गया है। मतलब एयर क्वालिटी जो है अब वो काफी खराब हो चुकी है। पहले से ही वो सीवियर कैटेगरी में थी। हम लोग दिवाली से पहले न्यूज पढ़ ही रहे थे रेगुलर बेसिस पे कि सीवियर कैटेगरी में ऑलरेडी ये चीज जा चुकी है और यहां पर फायर क्रैकर्स को बस्ट करने की वजह से एयर क्वालिटी जो है वो फर्दर वो डेटीरिएशन की तरफ चली गई है। अब चलते हैं सफर के बारे में।
सफर की फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। बनाया किसने है? पहली बात तो रन किया जाता है इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा और बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी पुणे। ये दोनों चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स को देना कि कहां पे रेड जोन में एयर है, कहां पे ग्रीन जोन में है, कहां पे एयर क्वालिटी सेफ है, कहां पे मॉडरेट है और कहां पे पुअर है। इसके अंदर जो मॉनिटरिंग करी जाती है वो PM1, PM2.5, PM10, ओजोन, CO, NOx, NO, NO2, SO2, बेंजीन, मीथेन, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स की ब्लैक कार्बन के साथ साथ करी जाती है मॉनिटरिंग। तो मर्क्यूरी, बेंजीन ये भी हमारे ऑप्शंस में थे, तो इसको भी मॉनिटर किया जाता है। मेटेरोलॉजिकल पैरामीटर्स के अंदर यूवी रेडिएशन, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब का भी जो मॉनिटरिंग होती है वो सफर के द्वारा करी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं जो कि ब्रेक्सिट को लेके है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंक्लूडेड इन द ट्रांजिशनल अरेंजमेंट सेटअप अंडर ब्रेक्सिट डील। ब्रेक्सिट डील के अरेंजमेंट के अंदर कौन कौन से यहां पर ट्रांजिशनल अरेंजमेंट जो है वो करे गए हैं? क्या ट्रेड को लेकर कोई ट्रांजिशनल अरेंजमेंट किया गया है? व्हाट अबाउट लॉ, देन इमिग्रेशन। सोचिए इन तीनों में से कौन कौन से ट्रांजिशनल अरेंजमेंट के अंदर इंक्लूड करे गए हैं, सोचिए। चलिए देखिए, जो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट बनाया गया है पूरा सेपरेशन प्रोसेस जो है ब्रेक्सिट का उसको स्मूथ करने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर कौन कौन से एरियाज को कवर किया गया है? इसके अंदर ट्रेड को, लॉ को, इवन इमिग्रेशन को कवर किया गया है। देखिए ब्रेक्सिट में ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जब ब्रेक्सिट होगा उसके बाद ट्रेड करना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, लॉ बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, इमिग्रेशन बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। ये चीजें आप ऐसा नहीं है कि आज आपने कहा कि आज आपका ट्रेड, लॉ और इमिग्रेशन जो है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कल जैसे ही ब्रेक्सिट हुआ उसके बाद ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा जो प्रोसेस होता है, आपका जो ट्रेड का पूरा प्रोसेस होता है, लॉ का जो पूरा प्रोसेस होता है, इमिग्रेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है, ये आप ट्रांजिशनल फेज में ही कर पाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज को फेज आउट करना होता है तो वेरियस फेजेस में किया जाता है कि पहला आप उसे कोशिश करते हैं 20% कम करने की, फिर 60% तक लेके जाते हैं और फिर फाइनली उसे पूरे तरीके से हटा देते हैं। तो यहां पर भी कुछ इस तरीके की चीज करी जा रही है। तो ट्रेड, लॉ और इमिग्रेशन तीनों ही चीजों को ट्रांजिशनल अरेंजमेंट में डाला गया है ताकि ब्रेक्सिट डील के साथ साथ स्मूदन आउट किया जा सके इन चीजों को, ताकि सेपरेशन प्रोसेस जो है वो बेटर तरीके से मैनेज किया जा सके। तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन जो है मस्की इरिगेशन के बारे में पूछा गया। मस्की इरिगेशन प्रोजेक्ट हैज बीन अंडरटेकन इन विच स्टेट? तो अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो किस स्टेट के अंदर मस्की इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है उसको अंडरटेक किया गया है, उसे करा गया है? तो यहां पे 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है मस्की नाला इरिगेशन प्रोजेक्ट को रायचूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लोकेशन में अभी आपको दिखाऊंगा मैप के ऊपर। और यहां पे अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज इरिगेशन डिपार्टमेंट कि ये कहा गया है कि द प्रोजेक्ट वाज अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ पीपल। काफी टाइम से लोग कह रहे थे कि मस्की इरिगेशन प्रोजेक्ट को आप अप्रूव करिए और फाइनली गवर्नमेंट ने इसे अप्रूवल दे दिया है। तो कर्नाटका जो है वो न्यूज में था इसको लेकर। हमारा आंसर हो जाएगा सी। लोकेशन आप एक बार मैप के ऊपर देख सकते हैं। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन बात करता है। 2 बेसिकली यहां पर आपको पेयर दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्टली मैच हो रही है। तो पहली स्टेटमेंट कहती है इंटरिम बेल और दूसरी है एंटिसिपेटरी बेल को लेकर। पहली कहती है इंटरिम बेल मतलब बेल ग्रांटेड फॉर अ टेम्परेरी एंड शॉर्ट पीरियड बाय द कोर्ट। कोर्ट के द्वारा जब बेल दी जाती है टेम्परेरी पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, तो उसे इंटरिम बेल कहते हैं। एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है? डायरेक्शन इशूड टू रिलीज अ पर्सन ऑन बेल आफ्टर द पर्सन इज अरेस्टेड। जब डायरेक्शन दी जाती है कि किसी व्यक्ति को आप छोड़ दीजिए जिस पर्सन को आपने यहां पे कैप्चर करके रखा गया है, अरेस्ट करने के बाद उसे रिलीज करने के लिए यहां पे डायरेक्शन दी जाती है, उसे एंटिसिपेटरी बेल कहा जाता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर बाद में आप आईपीएस को ज्वाइन करते हैं, आईएएस को ज्वाइन करते हैं या फिर दूसरी सर्विसेज में भी जाते हैं तो नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। बट आईपीएस के अंदर तो एप्लीकेशन और भी इसकी ज्यादा होने वाली है। तो यहां पे कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एक्यूज के पास राइट रहता है किस चीज का? डिफॉल्ट बेल का। कि डिफॉल्ट हम ये मानेंगे कि उसको बेल दे दी जाए इफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड, अगर इन्वेस्टिगेशन जो है इन टाइम कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, इंटरिम बेल की बात करें तो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जब बेल दी जाती है, बेल ग्रांटेड फॉर अ टेम्परेरी एंड शॉर्ट पीरियड बाय द कोर्ट। इंटरिम का मतलब ये है अंतरिम बेल जिसके अंदर टेम्परेरी पीरियड, छोटे टाइम के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए बेल जो है वो ग्रांट करी जाती है। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। एंटिसिपेटरी, देखिए किसी चीज का एंटिसिपेशन करना, प्रेडिक्शन करना, पहले से ही सोच लेना। तो यहां पे नाम से ही इसका मतलब निकल के आ रहा है जब डायरेक्शन दी जाती है किस चीज को लेके, व्हेन अ डायरेक्शन इज इश्यूड टू रिलीज अ पर्सन
ऑन बेल इवन बिफोर द पर्सन इज कैप्चर्ड और अरेस्टेड, उसके अरेस्ट करने से पहले, नॉट आफ्टर द अरेस्ट, एंटिसिपेट कर लिया आपने कि हो सकता है इस पर्सन को अरेस्ट किया जाए फ्यूचर के अंदर, इसलिए पहले ही आपने एंटिसिपेटरी बेल की मांग कर ली, मतलब डायरेक्शन जो है वो इश्यू करवा ली कि इस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बेल हम इसको एडवांस के अंदर दे रहे हैं। सो बेल जो है वो दी जाती है बिफोर द पर्सन इज अरेस्टेड, नॉट आफ्टर द पर्सन इज अरेस्टेड। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा ए। तो एंटिसिपेटरी और इंटरिम बेल के बारे में मैंने आपको बता दिया। रेगुलर बेल में क्या होता है, इट्स अ डायरेक्शन गिवन बाय द कोर्ट, एनी कोर्ट विद इन द कंट्री, कि पर्सन को रिलीज करो जिसको ऑलरेडी अरेस्ट कर दिया गया है, और इसी का जस्ट अपोजिट क्या है, एंटिसिपेटरी बेल। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी हम 2 मिनट के अंदर रिवीजन करेंगे, और आप में से जो भी लोग 30 डेज राइटिंग चैलेंज जो है उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया 2 पर्पस है इस चीज के, पहला आपका राइटिंग स्टाइल इंप्रूव करना, सेकंड आपकी इंग्लिश इंप्रूव करना। तो अगर इन दोनों एरियाज के अंदर आपको लगता है इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तभी आप इस सीरीज को ज्वाइन करिएगा। अदरवाइज अगर आप मॉडल आंसर के लिए इसे ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी और पर्पस के लिए, देन दिस सीरीज इज नॉट फॉर यू। सिर्फ 2 चीजों के लिए सीरीज बनाई गई है, सिर्फ 2 चीजों को ध्यान में रख के सीरीज बनाई गई है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने राइटिंग स्टाइल को इंप्रूव करना चाहते हैं कि मेंस के अंदर कैसे लिखा जाए, मेंस के अंदर सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए, किस तरीके से चीजों को आप प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि बेटर तरीके से आप लिख भी सके और बेटर आपको मार्क्स भी मिल सके उस राइटिंग स्टाइल के बेसिस पे। सेकंड, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश लिखने में परेशानी होती है, कहीं ना कहीं टेंसेस या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी होती है, तो उस चीज को भी इंप्रूव करने के लिए यहां पर गाइडेंस जो है वो दी जाएगी 30 डेज राइटिंग चैलेंज के अंदर। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं 2 पर्पसेस के लिए। चलिए, तो 2 मिनट के अंदर अभी हम रिवाइज जो है वो करेंगे, और 30% जो रिटेंशन है वो आपका इंक्रीज होगा। तो आप जो रिवीजन है उसको मिस मत करिए, सिर्फ इन वीडियोस के लिए नहीं, जब भी आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर उस बुक के अंदर रीड करते हैं, मान लीजिए आप एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, या फिर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, आपने न्यूज़पेपर कंप्लीट किया, तो बाद में कोशिश करें 2 से 5 मिनट के अंदर उसे रिवाइज करने की, जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं। अदरवाइज बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप पढ़ते हैं और उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप 30% रिटेंशन उसका मेंटेन करके लाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा 30% रिटेंशन, तो आपको रिवीजन करना काफी जरूरी है इमीडिएटली। तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके इमीडिएटली बाद रिवाइज करिए, कोई बुक पढ़ते हैं उसके इमीडिएटली बाद आप रिवाइज करिए। चलिए, तो सबसे पहले हमने आरसीईपी के बारे में देखा था, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अभी रिसेंटली इसके ऊपर यहां पे एक अग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है, जिसमें चाइना और जापान दोनों ही शामिल हैं, और ये अपने आप में जो समिट थी उसका सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट जो है माना जा रहा है। इसके अलावा हमने डिस्कशन किया था आसियान इसके मेंबर्स होते हैं। देन हमने गाजा स्ट्रिप के बारे में देखा था, इसकी मैप के ऊपर लोकेशन जो थी वो जानी थी। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है ये, अगर आप कहें तो गाजा स्ट्रिप, इजराइल, वेस्ट बैंक, जो कि एग्जाम के अंदर ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बारे में देखा था, तो मैंने आपको महारत्न, मिनी रत्न के बारे में बताया था, ये पता होना चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये भी पता होना चाहिए। पीएसयूज की कैटेगरीज जो है, कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, वो भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। महारत्न के लिए क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया था, मिनी रत्न, नवरत्न के लिए आप देख के मुझे कमेंट सेक्शन में ये क्राइटेरिया बताने वाले हैं। फिर हमने बिरसा मुंडा उलगुलन रिवोल्ट के बारे में देखा था, और यहां पे ये भी जानने की कोशिश करी थी कि कैसे इन्होंने ब्रिटिशर्स को अपोज किया था, और अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रिब्यूट किया है ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा को। ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में भी। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चले थे, वहां पे हमने स्पुतनिक 5 के बारे में देखा था। स्पुतनिक फर्स्ट पे ये बेस था, जो कि एक आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट था। वैक्सीन जो है ये 2 डोजेस के अंदर दी जाती है, कानपुर के अंदर 2nd और 3rd फेज के लिए आ चुकी है, ये भी ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चले थे, जहां पे हमने यूएन पीस कीपिंग में देखा था कि हमारा कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा है। यहाँ पर इंडिया का नंबर 2 है, अगर हम 2-3 साल पुराने डेटा को देखें, ज्यादा इसमें कुछ बदलाव हुआ नहीं है। सफर के बारे में देखा था, किस किस पॉल्यूटेंट को यहाँ पे मेजर किया जाता है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये भी देखा था, बनाया किसने है और इसे ऑपरेट कौन कर रहा है ये भी हमने जाना था। ब्रेक्सिट डील के बारे में ट्रेड, लॉ, इमिग्रेशन तीनों ही ट्रांजिशनल अरेंजमेंट के अंदर डाले गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड देन मस्की इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है कर्नाटक के अंदर अभी अप्रूव हुआ है, जिसकी डिमांड लोग काफी टाइम से कर रहे थे। देन फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 10 को देखा था, जिसमें हमने इंटरिम बेल, एंटिसिपेटरी बेल के बारे में जाना था, और रेगुलर बेल क्या होती है इसको भी हमने डिस्कस किया था। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं रिवीजन के अंदर। जो आपको हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन डिस्कस किया था उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। सीबीआई फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करिएगा कि सीबीआई किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज करिएगा। मेंस के लिए जो क्वेश्चन आंसर करना है, हाउ उलगुलन मूवमेंट चैलेंज ब्रिटिशर्स, तो पेपर नंबर 1 का एक क्वेश्चन है, ब्रिटिशर्स
और उलगुलन मूवमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका 150 वर्ड्स में आंसर करिएगा आप। और यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो आप netmock.com पे कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, अपनी फोटोज जो हैं वो भी PDF या फिर फोटोज जो है उसको पेस्ट कर सकते हैं ताकि बाकी लोग उसको इवेल्युएट कर सकें, या फिर यहाँ पे सेकंड लिंक को यूज करते हुए मुझसे भी इवेल्युएशन करा सकते हैं। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसका करेक्ट आंसर मधुमिता खातून ने दिया है। और यहाँ पे फॉर द करेक्ट आंसर मधुमिता, आप या तो मुझे मेल कर सकते हैं नेटमॉक IAS के ऊपर, या फिर मुझे टेलीग्राम कर दीजिएगा। ये फैसिलिटी हमने अभी स्टार्ट करी है। आप चाहें तो जो भी विनर्स हैं वो मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हैं टू क्लेम द PDF। जो भी PDF आपको मिलने वाली है उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मार्क्स आपको जरूर लिखने हैं, जितना भी आपने स्कोर किया है। इवन अगर आपने 0 भी स्कोर किया तो उसे प्लीज लिखिएगा, क्योंकि यहां से आपकी जर्नी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट होने वाली है। इस पर्टिकुलर वीडियो की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं। और आपका जो भी डाउट है वो भी आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल बटन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस जो है, जो भी वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं वो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, गुड बाय।